Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Dear students, I hope you all will be fine. So today we will discuss about basic chemistry. तो आज का जो हमारा लेक्चर है क्लिनिकल लैब प्रैक्टिस का, ये 5वां लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम बेसिक केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के जो बेसिक टेस्ट हैं लाइक ग्लूकोज एस्टिमेशन, देन टोटल प्रोटीन एस्टिमेशन, देन इलेक्ट्रोलाइट एस्टिमेशन, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में आप लोगों को ग्लूकोज एस्टिमेशन के बारे में बताया जाएगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ग्लूकोज एस्टिमेशन। ग्लूकोज इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ डाइटरी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट की जो मेटाबॉलिज्म है, कार्बोहाइड्रेट जो हम इनटेक करती हैं, देन उसकी फर्दर जो मेटाबॉलिज्म होती है सेलुलर लेवल पे, तो उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज ही है। जितना भी हम कार्बोहाइड्रेट इनटेक करते हैं, तो एट द एंड आफ्टर डाइजेशन, आफ्टर मेटाबॉलिज्म, उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज निकलता है। और हमारी बॉडी जो है वो ग्लूकोज यूज़ करती है, ग्लूकोज की फर्दर ब्रेकडाउन होती है। द प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस जो है उसके नतीजे में एटीपी प्रोड्यूस होती है, और वो एटीपी जो है हम यूज़ करते हैं एज अ एनर्जी सोर्स। आफ्टर अ कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग मील, एक्सेस ग्लूकोज इज स्टोर्ड as glycogen in liver and muscle are converted to fat and stored in adipose tissue. After carbohydrate taking meal, जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, एक्सेस अमाउंट में लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो कन्वर्ट होती है इनटू ग्लूकोज। देन ग्लूकोज जो है हमारी जितनी बॉडी को चाहिए होता है, जितनी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है वो यूज़ कर लेता है। अगर ग्लूकोज एक्सेस अमाउंट में हो तो ग्लूकोज जो है वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन लीवर एंड मसल। ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर और मसल में स्टोर हो जाता है। आर कन्वर्टेड, या फिर ये कन्वर्ट किया जाता है टू फैट। तो ये फैट में जो है फर्दर इसकी कन्वर्जन होती है एंड स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू, और ये एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाता है। देन बॉडी में जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होती है, तो यही ग्लाइकोजन जो है दोबारा लीवर और मसल से जो है कन्वर्ट होता है दोबारा ग्लूकोज में, और ग्लूकोज जो है फर्दर उसकी ग्लाइकोलाइसिस होती है। तो ये प्रोसेस जो है ये चलता रहता है। इंसुलिन स्टिमुलेट दिस प्रोसेस। और इंसुलिन जो है, इंसुलिन बेसिकली एक हार्मोन है, वो इन प्रोसेस को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, इनको स्टिमुलेट कर रहा होता है। The brain is almost entirely dependent on extracellular glucose as an energy source। और हमारा जो ब्रेन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर ग्लूकोज जो है वो यूटिलाइज करता है एज एनर्जी सोर्स। डायबिटीज मिलाइटस डिस्क्राइब्ड अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ मल्टीपल एटियोलॉजी। तो डायबिटीज़ मिलाइटस जो है वो एक ऐसी डिजीज़ है जिसे हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं ऑफ मल्टीपल एटियोलॉजी, जिसकी जो है वो काफ़ी सारी वजूहात हो सकती हैं। डिफरेंट एटियोलॉजी, डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डायबिटीज़ मिलाइटस जो है वो डेवलप होती है। करेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया। और इसमें जो मेन जो करेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया, इसमें ग्लूकोज का जो लेवल है बहुत ज़्यादा इंक्रीज रहता है। हाइपर मीन इंक्रीज्ड, ग्लाइसीमिया मीन ग्लूकोज, ग्लाई मीन ग्लूकोज एंड ईमिया मीन ब्लड। तो ब्लड में हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया विद डिस्टर्बेंसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। और इसमें जो है फर्दर डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं फैट की मेटाबॉलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में, तो प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म, रिजल्टिंग फ्रॉम डिफेक्ट इन इंसुलिन स्क्रीशन। और इसका जो मेन रीज़न है वो डिफेक्ट आ जाता है इंसुलिन की स्क्रीशन में, इंसुलिन के एक्शन में, और बोथ। इंसुलिन की स्क्रीशन अगर ठीक से नहीं हो रही, इंसुलिन जो कि पेंक्रियास से स्क्रीट हो रही होती है, तो अगर उसकी स्क्रीशन ठीक नहीं हो रही तो उसकी वजह से भी जो है वो ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज का लेवल बॉडी में इंक्रीज होगा। बेसिकली जो इंसुलिन का रोल है वो ग्लूकोज की जो अमाउंट है वो ब्लड में मेंटेन रखना, और एक्सेस जो ग्लूकोज है वो सेल्स को देना।
तो जब ग्लूकोज की सिक्रीशन ठीक नहीं होगी या ग्लूकोज का जब इंसुलिन की सिक्रीशन ठीक नहीं होगी या इंसुलिन का जो एक्शन है वो ठीक नहीं होगा, इंसुलिन में कोई एबनॉर्मेलिटी है, तो तब ग्लूकोज जो होगा वो यूटिलाइज नहीं होगा और ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो होगी वो ब्लड में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और अगर यही कंडीशन काफ़ी टाइम तक चलती रहे तो फर्दर इसको हम डायबिटीज़ मेलाइटस का नाम देते हैं। और बेसिकली जो ग्लूकोज की एस्टिमेशन है वो हम डायबिटिक पेशेंट की जो है वो डायग्नोज करने के लिए, डायबिटिक पेशेंट को डायग्नोज करने के लिए हम ग्लूकोज एस्टिमेशन कराते हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, अब डायबिटीज़ मेलाइटस को डायग्नोज करने के लिए एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है वो दिया गया इन 1997 इंटरनेशनल एक्सपर्ट कमेटी working under the sponsorship of ADA. ADA stands for American Dietetics Association. Introduced new diagnostic criteria for diabetes mellitus. तो 1997 में ADA ने इंट्रोड्यूस कराया, इंटरनेशनल एक्सपर्ट कमेटी जो थी उसने वर्क किया और एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो था उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया फॉर डायबिटीज़ मेलाइटस। अकॉर्डिंग टू this diagnostic criteria, symptoms of diabetes plus random plasma glucose concentration of more than 200 milligram per deciliter, अगर एक पेशेंट जिसमें सिम्टम्स भी हैं डायबिटीज़ की, देन उसका ब्लड रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल जो है वो मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, तो उसको हम डायबिटिक जो है वो हम कह सकते हैं। देन फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल अगर मोर देन 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर किसी पेशेंट में जो है वो इसकी एस्टिमेशन होती है या ग्लूकोज का लेवल मोर देन 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, तो उसको हम डायबिटिक पेशेंट कह सकते हैं। देन 2 आर प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल पोस्ट ग्लूकोज लोड मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ड्यूरिंग एन OGTT। तो अगर एक पेशेंट में प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है ड्यूरिंग एन OGTT स्टैंड्स फॉर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो इस टेस्ट में बेसिकली ओरल ग्लूकोज जो है वो पेशेंट को दिया जाता है, देन उसकी जो ग्लूकोज एस्टिमेशन है वो की जाती है। तो आफ्टर गिविंग ग्लूकोज टू पेशेंट को ग्लूकोज देने के बाद 2 घंटे के बाद जब हम उसका सैंपल लेंगे और उसमें ग्लूकोज की जो एस्टिमेशन करेंगे, अगर वो मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो हम उसको डायबिटिक पेशेंट कह सकते हैं। तो ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है टू डायग्नोज डायबिटीज़ मेलाइटस। देन स्पेसिमेन कलेक्शन एंड स्टोरेज इन इंडिविजुअल विद नॉर्मल हेमाटोक्रिट fasting whole blood glucose concentration is approximately 12% to 15% lower than plasma glucose। अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल या एक नॉर्मल इंडिविजुअल में जिसका हेमाटोक्रिट जो है वो नॉर्मल है, तो अगर उसका हम फास्टिंग होल ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन चेक करते हैं तो वो 12% टू 15% लोअर होगी देन प्लाज्मा ग्लूकोज। बेसिकली जो ग्लूकोज की एस्टिमेशन है वो हम होल ब्लड से भी कर सकते हैं, उसके अलावा हम प्लाज्मा से भी हम जो है ग्लूकोज की एस्टिमेशन या ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसमें जो प्लाज्मा से हम ग्लूकोज की एस्टिमेशन करेंगे उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो काफ़ी एक्यूरेट होंगे। देन अगर होल ब्लड अगर हम यूज़ करते हैं, फास्टिंग होल ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन चेक करते हैं एक हेल्दी इंडिविजुअल में, तो उसमें जो होगी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन 12% टू 15% लोअर होगी देन प्लाज्मा ग्लूकोज। तो इसलिए जो प्रेफरेबल टेस्ट है वो हम प्लाज्मा से ही ग्लूकोज की जो है वो एस्टिमेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर होल ब्लड से करें तो उसमें 12 टू 15% जो है जो वैल्यू है वो कम आएगी। इन मोस्ट क्लिनिकल लेबॉर्ट्रीज 12 टू 15% कम इसलिए आएगी क्योंकि जो नॉर्मल इंडिविजुअल होगा उसमें जब हम ब्लड का सैंपल लेंगे होल ब्लड ग्लूकोज
का सैंपल जब हम ड्रा करेंगे तो उसमें ग्लाइकोलाइसिस हो रही होगी। ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली जो है वो आरबीसीज के अंदर ग्लाइकोलाइसिस हो रही होगी और आरबीसीज जो है वो ग्लूकोज को यूटिलाइज करेंगे, जिसकी वजह से 12 to 15% जो ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज की जो वैल्यू होगी वो कम आएगी। इन मोस्ट क्रिटिकल लेबोरेटरीज प्लाज्मा इज यूज फॉर ग्लूकोज डिटर्मिनेशन। मोस्ट क्लिनिकल लेबोरेटरीज में जो है वो प्लाज्मा को प्रेफर किया जाता है फॉर ग्लूकोज डिटर्मिनेशन या ग्लूकोज एस्टिमेशन, वेयर एज मोस्ट मेथड फॉर सेल्फ मोनिटरिंग ऑफ ग्लूकोज यूज होल ब्लड। लेकिन मोस्टली जो है अगर सेल्फ मोनिटरिंग, अगर पेशेंट खुद टेस्ट लगा रहा है लाइक ग्लूकोमीटर, मोस्टली जो है वो घरों में ग्लूकोमीटर यूज़ होता है, तो उसमें जो है वो होल ब्लड से ग्लूकोज की जो है वो एस्टिमेशन की जाती है। ग्लाइकोलाइसिस डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज बाय अप्रॉक्सीमेटली 5% to 7% पर आवर इन नॉर्मल अनसेंट्रीफ्यूज ब्लड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर अनसेंट्रीफ्यूज ब्लड अगर हम लें, अगर हम रख दें, तो उसमें जो ग्लूकोज की एस्टिमेशन है 1 घंटे के बाद 5 to 7% जो है ग्लूकोज की वैल्यू वो कम होगी ड्यू टू ग्लाइकोलाइसिस। इफ सेपरेटेड इन नॉन हेमोलाइस्टेराइल सीरम और प्लाज्मा, द ग्लूकोज कंसंट्रेशन आर जनरली स्टेबल अप टू 8 hours at 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अप टू 72 hours at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हम जो है एक नॉन हीमोलाइज्ड स्टीराइल सीरम या प्लाज्मा जो है वो हम होल ब्लड से अलग करके उसको सेव करते हैं, तो उसमें जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो स्टेबल होगी फॉर 8 hours एट 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड अप टू 72 hours तक वो स्टेबल हो सकता है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। बिकॉज प्लाज्मा हैज़ नो ग्लाइकोलाइटिक एक्टिविटी, क्योंकि प्लाज्मा में कोई ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलाइटिक एक्टिविटी जो है वो नहीं हो रही होती, इसलिए जो प्लाज्मा में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहेगी, वो स्टेबल रहेगी। ग्लाइकोलाइसिस कैन बी इनहिबिटेड एंड ग्लूकोज स्टेबलाइज फॉर एज लॉन्ग एज 3 days एट रूम टेम्परेचर। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है उसको इनहिबिट किया जा सकता है या ग्लूकोज को जो है वो स्टेबलाइज किया जा सकता है फॉर 3 days एट रूम टेम्परेचर बाय एडिशन ऑफ सोडियम फ्लोराइड। अगर हम सोडियम फ्लोराइड ऐड कर देते हैं अपने स्पेसिमन में, तो ग्लूकोज की जो वैल्यू है वो स्टेबल हम रख सकते हैं फॉर 3 days एट रूम टेम्परेचर। बेसिकली सोडियम फ्लोराइड जो है वो ग्लाइकोलाइसिस जो हो रहा होता है, ये ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो चल रहा होता है, उसको इनहिबिट कर देता है। ईडीटी इज यूज्ड एज एन एंटीकोएगुलेंट विद सोडियम फ्लोराइड इन कमर्शियली प्रीपेयर्ड ग्लूकोज ट्यूब। तो बेसिकली जो कमर्शियली प्रीपेयर्ड ग्लूकोज ट्यूब्स आती हैं फॉर ग्लूकोज सैंपल, तो उसमें जो है वो ईडीटीए भी ऐड होता है। ईडीटीए एक एंटीकोएगुलेंट है और साथ में जो है वो सोडियम फ्लोराइड जो है वो ग्लाइकोलाइटिक एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। तो ये कमर्शियली प्रीपेयर्ड ग्लूकोज ट्यूब्स में ये चीज़ें ऐड होती हैं। Then methods of glucose estimation. There are 3 types of method commonly used for estimation of plasma glucose. First one, copper reduction method, Folin-Wu method. Then second one is reduction method, orthotolidine method. Then enzymatic method में hexokinase, glucose oxidase and glucose dehydrogenase method. तो बेसिकली ये तीन जो है तीन मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं फॉर ग्लूकोज एस्टिमेशन। तो वन बाय वन इनको फर्दर हम डिस्कस करते हैं। फोलिन-वू मेथड प्रिंसिपल, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव एंड पॉइंट मेथड। बेसिकली ये क्वांटिटेटिव और एंड पॉइंट मेथड है। प्रोटीन्स आर प्रिसिपिटेटेड बाय टंगस्टिक एसिड, इसमें जो प्रोटीन्स हैं वो प्रिसिपिटेट कर दी जाती हैं बाय टंगस्टिक एसिड। देन क्यूप्रिक आइंस इन अल्कलाइन सोल्यूशन इज रिड्यूस टू क्यूप्रस आइन बाय ग्लूकोज। इसमें बेसिकली जो ग्लूकोज है वो क्यूप्रिक आइन को क्यूप्रस आइन में जो है वो क्यूप्रस आइन में रिड्यूस कर देता है, विच देन रिएक्ट विद फास्फोमोलिब्डिक एसिड। देन हम फास्फोमोलिब्डिक एसिड जो है वो सैंपल में हम ऐड करते हैं तो टू फॉर्म ब्लू कलर्ड मोलिब्डिनम। तो
देन हमारे पास जो है वो ब्लू कलर का मोलिब्डेनम बनता है विच इज़ मेजर्ड बाय कॉलरी मेथड, कॉलरी मीटर। तो फर्दर जो है उसको कॉलरी मीटर के ज़रिए हम मेजर कर लेते हैं। तो जितना जो होगा जितनी ग्लूकोज होगी उतना ग्लूकोज रिएक्ट करेगा विद फास्फोमोलिब्डिक एसिड के साथ, उतना जो है होगा, उतना उसका ब्लू कलर जो होगा वो प्रोड्यूस होगा, और उतना जो हो उतनी लाइट इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी, या उतना लाइट उतना जो होगा कलर प्रोड्यूस होगा, और उसकी डिटेक्शन होगी, और उतनी जो होगी वो वैल्यू आएगी। तो बेसिकली इस मेथड में ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो हम डिटेक्ट कर रहे होते हैं बाय ब्लू कलर्ड मोलिब्डेनम। देन deoxygenation of cuprous to cupric by atmospheric oxygen during the test procedure before addition of the phospholipid acid can occur। इसी तरह से रीऑक्सीडेशन ऑफ क्यूप्रस टू क्यूप्रिक आयन, तो क्यूप्रस आयन की जो है वो रीऑक्सीडेशन हो सकती है टू क्यूप्रिक आयन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की वजह से ड्यूरिंग टेस्ट प्रोसीजर, इसलिए जो है वो हम ऐड करते हैं। दिस कैन बी अवॉइडेड, इसको हम इस चीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं बाय यूजिंग स्पेशल नैरो नेक ट्यूब कॉल्ड फोलिन व्यू ट्यूब। तो इस चीज़ को जो है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग नैरो नेक ट्यूब, जिसे हम फोलिन व्यू ट्यूब कहते हैं। तो इसी ट्यूब की वजह से इस मेथड का नाम भी फोलिन व्यू ट्यूब, फोलिन व्यू मेथड रखा गया। देन आर्थोटोलिडीन मेथड, protein is precipitated with ट्राइक्लोरेसिटिक एसिड। प्रोटीन जो है बेसिकली वो प्रिसिपिटेट कर ली जाती है ट्राइक्लोरे क्लो ट्राइको ट्राइक्लो एसिटिक एसिड से। देन आर्थोटोलिडीन रिएक्ट quantitatively with aldehyde group of aldohexoses to form glycosylamine and Schiff base। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोटीन होगी जो सैंपल में उसको हम प्रिसिपिटेट कर आर्थोटोलिडीन है वो हम वो रिएक्ट करेगा क्वांटिटेटिवली विद एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ एल्डोहेक्सोजेस। तो जो बेसिकली एल्डोहेक्सोजेस हैं ये शुगर की फर्दर क्लासिफिकेशन हम क्लासिफिकेशन देखें तो उसमें एल्डोहेक्सोजेस आती हैं, तो उनके जो एल्डिहाइड ग्रुप होगा उसके साथ ये रिएक्ट करेगा टू फॉर्म ग्लाइकोजाइलामाइन एंड शिफ बेस। और जो इसके प्रोडक्ट्स होंगे वो ग्लाइकोजाइलामाइन और शिफ बेस बनेंगे। अ ग्रीन कंपाउंड इज फॉर्म्ड, एक ग्रीन कंपाउंड जो होगा ग्रीन कलर्ड कंपाउंड वो प्रोड्यूस होगा विच इज़ मेजर्ड फोटोमेट्रिकली एट 630 नैनोमीटर। और उसको जो होगा हम 630 नैनोमीटर वेवलेंथ पे फोटोमेट्रिकली हम उसको मेजर कर लेंगे। द आर्थोटोलिडीन रिएजेंट कंटेन ग्लेशियल एसिटिक एसिड विच इज़ हाईली क्रेसिव। आर्थोटोलिडीन रिएजेंट जो यूज़ करते हैं उसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऐड होता है जो कि बहुत ज़्यादा क्रेसिव है। सो आर्थोटोलिडीन इटसेल्फ इज कार्सोजेनिक। इसी तरह से आर्थोटोलिडीन जो है वो खुद एक कार्सिनोजेनिक है, कार्सिनोजेनिक कैंसर प्रोड्यूसिंग है। देयरफॉर टेस्ट हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड, इसलिए जो है ये टेस्ट जो है वो डिसकंटिन्यूड कर दिया गया एंड हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद मोर स्पेसिफिक मेथड। इसमें जो था आगे दूसरे मेथड्स जो हैं उनको प्रेफर किया गया, इस टेस्ट को जो है वो रिप्लेस कर दिया गया। Then hexokinase method, ATP phosphorylates glucose in the presence of hexokinase and magnesium ion। ATP जो है वो phosphorylate करती है ग्लूकोज को in the presence of hexokinase and magnesium ion। The glucose phosphate formed, then further जो होगा वो glucose formate जो होगा वो produce होगा, is oxidized, वो further oxidize होगा by glucose 6 phosphate dehydrogenase to 6 phosphogluconate। तो फर्दर जो ग्लूकोज फास्फेट की ऑक्सीडेशन होगी टू 6 फास्फोग्लूकोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ NADP, then the amount of reduced NADP which is called NADPH produce is directly proportional to the amount of the glucose। तो जितनी NADP की रिडक्शन होगी उतनी ग्लूकोज की जो है वो अमाउंट होगी in the sample, and it is measured in the change in the absorbance at 340 नैनोमीटर। उसकी जो होगी फर्दर उसको हम मेजर करेंगे
at 340 nanometer. The method has very good accuracy and precision. और इस method की जो है वो accuracy भी काफ़ी अच्छी है और precision भी. It has been proposed as basis of reference method. और इसको जो है वो हम एज अ रेफरेंस मेथड हम यूज़ करते हैं. मेथड कैन बी ऑटोमेटेड, और ये मेथड जो है वो ऑटोमेटेड भी हो सकता है. देन इसमें जो हम सैंपल यूज़ करेंगे उसमें प्लाज्मा भी हो सकता है. CSF में भी ग्लूकोज की एस्टिमेशन हम कर सकते हैं इस मेथड के ज़रिए. एंड यूरिन ग्लूकोज एस्टिमेशन, इसी तरह से यूरिन में भी ग्लूकोज की एस्टिमेशन हम हेक्सोकाइनेज मेथड से हम कर सकते हैं. देन ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड. enzyme glucose oxidase catalyzes the oxidation of glucose to gluconic acid and hydrogen peroxide. तो बेसिकली जो है ये एक इंजाइमेटिक मेथड है जिसमें एक इंजाइम ग्लूकोज ऑक्सीडेज यूज़ होता है. ग्लूकोज ऑक्सीडेज जो है वो ग्लूकोज की फर्दर जो है वो ऑक्सीडेशन करता है टू ग्लूकोनिक एसिड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड. द एडिशन ऑफ इंजाइम peroxidase and a chromogen oxygen acceptor such as orthodianisidine result in the formation of colored compound. then हम एक क्रोमोजन ऐड करते हैं जो जिसकी वजह से जो होगा फर्दर कलर प्रोड्यूस होगा, और जितना ग्लूकोज होगा उतना कलर प्रोड्यूस होगा और फर्दर जो है कलर की डिटेक्शन होगी. द टेस्ट इज क्वांटिटेटिव, और ये जो टेस्ट है ये क्वांटिटेटिव है एंड कैन बी परफॉर्म्ड इन बोथ काइनेटिक एंड एंड पॉइंट एनालिसिस मोड. तो इसको जो है वो हम दोनों मेथड से जो है परफॉर्म कर सकते हैं. काइनेटिक मेथड में भी परफॉर्म कर सकते हैं, एंड पॉइंट एनालिसिस मोड में भी जो है वो हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं. द टेस्ट कैन बी ऑटोमेटेड, और ये टेस्ट जो है वो ऑटोमेटेड भी हो सकता है. इट हैज़ गुड एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. तो इसमें जो हम सैंपल यूज़ करेंगे वो प्लाज्मा एंड CSF ग्लूकोज एस्टिमेशन. तो प्लाज्मा और CSF ग्लूकोज की एस्टिमेशन हम इस मेथड से कर सकते हैं. देन ग्लूकोज डिहाइड्रोजिनेज मेथड. Glucose dehydrogenase method, the enzyme glucose dehydrogenase catalyzes the oxidation of glucose to gluconol acetone. तो इसमें जो एक एंजाइम है ग्लूकोज डिहाइड्रोजिनेज वो कैटेलाइज करता है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन कराता है और उसको कन्वर्ट करता है टू ग्लूकोनोल एसीटोन में. द अमाउंट ऑफ NADH जनरेटेड इन द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द ग्लूकोज कंसंट्रेशन. और इस रिएक्शन में जो है वो NADH की प्रोडक्शन होती है, और जितना ग्लूकोज से ग्लूकोनोल एसीटोन प्रोड्यूस होगा उतना NADH प्रोड्यूस होगा, और उतनी जो होगी वो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन होगी. द टेस्ट इज क्वांटिटेटिव एंड कैन बी परफॉर्म्ड इन बोथ काइनेटिक एंड एंड पॉइंट एनालिसिस मोड. फर्दर क्लिनिकल लैब प्रैक्टिस में ही हम लोग जो है वो आप लोगों को वो बताया जाएगा कि काइनेटिक या एंड पॉइंट एनालिसिस मोड जो है ये क्या है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से. द टेस्ट कैन बी ऑटोमेटेड, और ये टेस्ट जो है वो ऑटोमेटेड भी हो सकता है. यूजेस प्लाज्मा एंड CSF ग्लूकोज एस्टिमेशन. तो प्लाज्मा और CSF में अगर ग्लूकोज की एस्टिमेशन करनी है तो ग्लूकोज डीहाइड्रोजिनेज मेथड से हम कर सकते हैं. देन रिएजेंट्स एंड प्रोसीजर. द रिएजेंट्स ऑफ अबव मेथड्स आर अवेलेबल कमर्शियली. तो इस मेथड के लिए जो रिएजेंट यूज़ होते हैं वो कमर्शियली अवेलेबल हैं. देयर इन हाउस प्रिपरेशन इज़ नॉट कॉस्ट लेबर इंटेंसिव. और अगर इनकी जो है वो खुद से प्रिपरेशन करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है. फॉलो द डिटेल प्रोसीजर एज पर स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ द कमर्शियल किट इन यूज़. तो कमर्शली अवेलेबल जो किट्स हैं उसमें जो मैन्युफैक्चरर की जो इंस्ट्रक्शन दी होती हैं वो फॉलो करके हम इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं. तो ये आज का लेक्चर था. आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगा. अगर कोई फर्दर आप लोगों की कोई क्यूरी है तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.